जी, आज हम बात करेंगे ब्रैकेट प्रिस्क्रिप्शन की। और इसमें जो स्ट्रेट वायर अप्लायंस की फिलॉसफी है वो बेसिकली एंड्रयूज़ की 6 कीज ऑफ नॉर्मल ओक्लूजन, जिसमें शामिल है क्लास 1 मोलर रिलेशन होना चाहिए, कोई रोटेशन नहीं होनी चाहिए, कोई स्पेसेस नहीं होने चाहिए और फ्लैट कर्व ऑफ स्पी होनी चाहिए। इसके अलावा जो दो कीज हैं नॉर्मल ओक्लूजन की, उसमें एक है करेक्ट क्राउन एंगुलेशन होनी चाहिए और एक है करेक्ट क्राउन इंक्लिनेशन। इन दो पे इन दो पे जो आइडियल ओक्लूजन की फीचर्स हैं एंड्रयूज की 6 कीज में से, ये दो वाले फीचर पे आज हम बात करेंगे। और इसको बिल्ट इन किया गया है स्ट्रेट वायर अप्लायंस में। ठीक हो गया। तो इसमें जो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो क्राउन एंगुलेशन है। मीजियो डिस्टल जो टिप टिप है, जो जिंजुअल पार्ट है लॉन्ग एक्सिस ऑफ द क्राउन, वो डिस्टल होता है टू द इंसाइजल पार्ट ऑफ द एक्सिस। और ये जो एंगुलेशन है मुख्तलिफ टूथ में वेरी करती है। मतलब अगर हम लॉन्ग एक्सिस देखें टूथ का, और अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, एक अक्लूजल प्लेन पे एक लाइन ड्रॉ करें और उसके 90 डिग्री पे अगर हम अ, देखें, तो वो 90 डिग्री पे टूथ नहीं होते, बल्कि उनका जो जिंजुअल पार्ट होता है वो डिस्टली होता है। ठीक हो गया। तो हॉरिजेंटल रेफरेंस रेफरेंस प्लेन पे अगर हम लाइन ड्रॉ करके टूथ का लॉन्ग एक्सिस देखें, तो वो डिस्टली होता है उस हॉरिजेंटल रेफरेंस लाइन पे। ठीक हो गया। ये जो है वो क्राउन एंगुलेशन होनी चाहिए अगर हमने आइडियल ओक्लूजन अचीव करनी है। अब ये स्ट्रेट वायर में कैसे, सबसे पहले ये स्टैंडर्ड एजवाइज में ब्रैकेट में कोई फीचर नहीं था, और हम वायर बैंडिंग से ही अचीव करते थे कि सब दांतों की, मुख्तलिफ दांतों में जितना भी हमने अ, उनका मेजी और डिस्टल एंगुलेशन रखनी है, वो हम वायर बैंडिंग से अचीव करते हैं। लेकिन जो स्ट्रेट वायर है, उन्होंने जो स्लॉट है उस उसको एंगुलेट करके उसमें वो मेजी और डिस्टल जो टिप है वो ऐड कर दिया। ठीक हो गया। जैसे ये हम देख रहे हैं, तो उसमें अगर हम एक रेफरेंस लाइन से देखें तो 8 डिग्री का टिप टिप है। तो जब हम इसमें वायर पास करेंगे, तो ये टूथ के लॉन्ग एक्सेस को 8 डिग्री पे, जो अभी हमने हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन से देखा, उस लाइन से, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन से ये 8 डिग्री डिस्प्ले टिप कर देंगी, जो ब्रैकेट के अंदर बिल्ट इन फीचर है। और ये एक्सप्रेस जो होता है, ये ओवन 2 वायर से टिप जो है वो एक्सप्रेस होना शुरू हो जाता है। ओवन 2, ओवन 4 नाइट आए, ओवन 6 नाइट आए और ओवन 8 नाइट आए, इन सब वायर्स पे ये मीजियो डिस्टल जो टिप होता है ये एक्सप्रेस हो रहा है। जी, सपोज़ मैंने ये अब मैं लोअर में ये केनाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और ये मैं प्री मोलर एक ड्रॉ कर लेता हूँ। अब ये प्री ट्रीटमेंट हम सपोज़ कर रहे हैं कि ये अपराइटेड हमारे पास केनाइन और प्री मोलर्स है। अब इनके ऊपर जो ब्रैकेट लगी हुई है ये वाली, अब इसमें जो टिप है उसने इनको इस ये जो केनाइन अपराइटेड है इसको उसने मीज़िली टिप जो मीज़ियल टिप एक्सप्रेस होगा तो इसकी ये फाइनल जो बनेगी एंगुलेशन जब टिप ब्रैकेट का एक्सप्रेस होगा, ये वायर पास कर रही है। टिप एक्सप्रेस कैसे होता है कि जो वायर होती है वो उसका ब्रैकेट के मेजियल और डिस्टल एंड एंड पे जब एंगेज होती है एक्टिवेशन के बाद, तो उससे हमारे पास एक मोमेंट जनरेट होता है जो कि टूथ की मूवमेंट करवाता है। अब ये एक्सप्रेस होने के दो तरीके हैं। ये अपराइटेड को इस मीजियल एंगुलेशन पे जाने के लिए या तो रूट उधर ही रहे और हमारा टिप इस तरह एक्सप्रेस हो कि हमारा जो क्राउन है वो इस तरह आगे फॉरवर्ड मूवमेंट कर जाए, तो उससे हमारा जो अपराइटेड था वो टिप एक्सप्रेस हो के हमारा ये बन गया। उसमें हुआ क्या कि रूट उसी जगह पे है और हमारा जो क्राउन है उसकी आगे उस पे टिप एक्सप्रेस हुआ है और वो आगे फॉरवर्ड मूवमेंट होगी। जब ये किनाइन की इस तरह फॉरवर्ड मूवमेंट हुई, इसी तरह जो प्रीमोलर की हुई, और इस सारे बक्कल सेगमेंट की जो फॉरवर्ड क्राउन रूट उसी जगह रही और क्राउन जो है वो फॉरवर्ड मूव हुए, तो उससे हमारा टिप एक्सप्रेस हुआ। अब ये फॉरवर्ड जितना एक्सप्रेस हो रहा है ये सारा आगे इंसाइजर्स को बकली पुश कर रहा है जिससे इंसाइजर फ्लेयर होते हैं। तो जितना आपकी ब्रैकेट में टिप जो है वो ज़्यादा होगा, जैसे रॉथ में ज़्यादा टिप है बकल सेगमेंट में,
एमबीटी में, तो रॉथ में ज़्यादा हमारा चांस है कि हमारे जो दांत हैं वो जब मेजियल टिप जो है वो एक्सप्रेस होगा तो वो इंसाइजर्स को फ्लेयर कराएंगे। जो ऐसे ये टिप एक्सप्रेस हुआ है मेजियल टिप, ये जितना मेजियल टिप ज़्यादा होता है ये स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है। मतलब रॉथ जो है अपराइटेड के बजाय जो टिप्ड होते हैं मेजियल टिप, जितना मेजियल टिप ज़्यादा होगा बकल सेगमेंट में वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। मतलब जो रॉथ की ब्रैकेट्स हैं वो हमारे पास ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। एमबीटी में क्योंकि बकल टिप बकल दांतों का किनाइन से पीछे टिप कप होता है तो वो कम जो है वो एक्सप्रेस कर स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। अब इस टिप के एक्सप्रेस होने का एक दूसरा तरीका भी ये है। दूसरा ये है कि अगर हम इसको पीछे मोलर से लेस बैक कर दी, एक लेस वायर हमने यहाँ पे लेस बैक कर दी। अब उस लेस बैक से क्या हुआ, सपोज ये मैं दोबारा नीट करके ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारा केनाइन है, ये हमारा प्री मोलर है, ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का टिप एक्सप्रेस होना है और पीछे ये हमारा मोलर है। अब हमने मोलर से लेस बैक वायर यहाँ पे कर दी शुरू से ही, O1-2 जैसे वायर आपने पास की। अब हुआ ये कि टिप एक्सप्रेस होने का एक तरीका तो ये था कि आपका क्राउन जो है वो मेजली चला जाए ताकि वो टिप एक्सप्रेस हो के ये लॉन्ग एक्सेस बन जाए दांत का। लेकिन अब क्योंकि क्राउन मूवमेंट हो नहीं रही तो अब क्या होगा, अब रूट जो है क्राउन उधर ही रहेगा और जो हमारी रूट है उसकी मूवमेंट होगी डिस्टल डायरेक्शन में। ठीक हो गया। जब रूट की डिस्टल डायरेक्शन में मूवमेंट होगी तो उससे हमारी जो क्राउन उसी जगह पे है क्योंकि हमने पीछे उसको लेस बैक से होल्ड किया हुआ है और उसके साथ जो रूट की मूवमेंट हुई है पीछे, जब ये टिप एक्सप्रेस हुआ है ब्रैकेट का आर्च वायर के ऊपर, आर्च वायर क्योंकि जब एंगेज हुई है मेजियल और डिस्टल साइड से तो उससे मोमेंट जनरेट हुआ है। उस मोमेंट में दो तरीके हैं टिप एक्सप्रेस होने के लिए, या तो क्राउन फॉरवर्ड चला जाए ताकि वो मेजियली एंगुलेटेड फाइनल पोजीशन हो जाए, ठीक है। और लेकिन अगर ये जब होगा तो ये आगे इंसाइजर्स को फ्लेयर करवाएगा। इसको रोकने के लिए अगर हम चाहते हैं कि क्राउन उधर ही रहे, रूट मूवमेंट हो जाए डिस्टल डायरेक्शन में ताकि उसकी एंगुलेशन जो है वो मिजली टिप्ड हो जाए, तो हम उसको लेस बैक कर देते हैं। उस लेस बैक करने से क्राउन हमारे उसी जगह पे रहते हैं और रूट की डिस्टल मूवमेंट हो जाती है, जिससे हमारे आगे इंसाइजर्स पे फ्लेयर होने का उन पे कोई फोर्स नहीं लग रही, जिसकी वजह से वो फ्लेयर नहीं होते। लेकिन ये हमने लेस बैक किए हुए तो ये मोलर पे एंकरेज जो है वो बर्डन है, क्योंकि ये सारी जो रूट मूवमेंट होने के लिए जो हमने क्राउन होल्ड किया हुआ है ये सारा लोड जा रहा है मोलर पे। तो अगर हम हमारे प्लान में ये शामिल है कि हमने क्राउन को उधर ही रखना है, रूट मूवमेंट करानी है, तो फिर हमने ऐसे केस में शुरू में ही अपना O1-2 वायर से जो है वो एंकरेज बिल्ड कर लेनी है मोलर्स की ताकि मोलर आगे फॉरवर्ड ना आए। ठीक हो गया। तो टिप एक्सप्रेस होने के दो तरीके हैं, या क्राउन मेजली जा सकता है, क्राउन मूवमेंट हो सकती है जिसमें रूट उसी टाइम पे रहेगी, और ये स्टार्ट होता है O1-2 वायर से, O1-2, 4, 6, O1-8 नाइटा वायर्स पे ये टिप एक्सप्रेस हो रहा होता है राउंड नाइटा वायर्स पे। तो उस टाइम या तो क्राउन्स की मेजियल मूवमेंट हो जाए जो कि आगे आपके इंसाइजर्स को फ्लेयर करवाएगा, ठीक हो गया, लेकिन इसका एंकरेज पे कोई बर्डन नहीं है, ठीक है। और ये जितना बक्कल सेगमेंट में टिप ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा इंसाइजर्स जो है वो फ्लेयर करेंगे, उतनी ज़्यादा बक्कल सेगमेंट आपकी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन अगर हम और एक दूसरा तरीका ये है कि हम क्राउन को उधर ही रहने दें और रूट्स की डिस्टल मूवमेंट हो जाए। तो अगर रूट की डिस्टल मूवमेंट होनी है तो फिर हम उसको लेस बैक करके क्राउन्स को उधर होल्ड कर लेते हैं, जिससे जब टिप एक्सप्रेस होता है O1-2 वायर से ही आप शुरू में कर देते हैं। O1-2, 4, 6, 8 वायर पे क्राउन्स उधर ही रहते हैं, रूट डिस्टल पे चली जाती है, जिससे आगे जो है वो इंसाइजर्स पे कोई बर्डन नहीं होता बकल फोर्स का, लेकिन ये सारा एंकरेज बर्डन होता है पीछे मोलर्स पर। तो इसके लिए आपने एंकरेज जो है वो शुरू से ही O1-2 वायर पे ही अपनी बिल्ड कर लेनी है। अब ये जितना टिप ज़्यादा होगा, जैसे रॉथ में ज़्यादा टिप है तो रॉथ में एंकरेज बर्डन ज़्यादा है, ठीक हो गया। रॉथ में दो हमने चीज़ें सीखी, जितना टिप ज़्यादा होगा अगर तो हम क्राउन को फ्रीली मूव करने दे रहे हैं तो उतनी फ्लेयरिंग ज़्यादा होगी। लेकिन अगर एक केस है जिसमें हम क्राउन को फ्लेयर नहीं होना दे रहे, बकली मूव नहीं होना चाह रहे, तो फिर हम इनको लेस बैक से होल्ड कर लेंगे क्राउन्स को,
और रूट की डिस्टल मूवमेंट होगी, लेकिन उतना ज़्यादा एंकरेज बर्डन होगा। तो ये रॉथ में एंकरेज बर्डन इसलिए ज़्यादा है कि उसमें बक्कल सेगमेंट का टिप जो है वो ज़्यादा है। ठीक हो गया। और उसके लिए उसके दो चीज़ें, या वो इंसाइजर्स को फ्लेयर करवाता है, जो कि काफ़ी सारे केसेस में अनफेवरेबल होता है। उसको रोकने के लिए आप जो है वो लेस बैक कर सकते हैं, और जब लेस बैक करेंगे तो एंकरेज बर्डन उस पर ज़्यादा होता है। जी, ये भी हम देख रहे हैं कि जो नेचुरल डेंटिशन है उसमें डिस्टल टिप होता है रूट्स का। और ये अगर हम एक हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन पे अगर हम उनका लॉन्ग एक्सिस देखें, तो जैसे ये इसमें 5 डिग्री है, लैटरल में 9 डिग्री है, K9 में 11 डिग्री है, और प्री मोलर्स में 2 डिग्री। इस एग्जाम्पल के अंदर जो ये टिप मेजियो डिस्टल जो एंगुलेशन है, जब हम इस एंगुलेशन पे रखेंगे, ये हमें एंड्रयू ने बताया था, और ये उसके उसने जो 6 कीज ऑफ ऑक्लूजन बनाई थी उसमें एक की है कि अगर आपने नॉर्मल ऑक्लूजन जो है वो स्टेबल, जिसमें फंक्शनली भी स्टेबल हो, तो ठीक हो गया, और एस्थेटिकली भी जो सबसे नॉर्मल होगी, उसमें आपके जो दांत हैं उनमें इतना, उनमें टिप होना चाहिए मीजियो डिस्टल, उनकी एंगुलेशन में उनकी रूट डिस्टल होनी चाहिए। ठीक हो गया। फंक्शनली क्यों ये इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि जो फंक्शनली हम ऑक्लूजन के साथ मूवमेंट होती है, टीएमजे की मूवमेंट के लिहाज से जो लेटरल एक्सर्जन है, उसके लिए जो है वो टिप ऑक्लूजन सबसे बेस्ट है। तो टिप जो है एस्थेटिकली अलग है, लेकिन अगर हम फंक्शनली देखें तो जो टीएमजे में हमने लेटरल एक्सेशन करनी है, जिसमें अगर आपके पास कैनाइन गाइडेंस है, तो बेस्ट कैनाइन गाइडेंस तब अचीव होती है जब ये आपका केनाइन की रूट डिस्टली हो। ठीक है, केनाइन में टिप जो है वो एक्सप्रेस हुआ हो, उसकी वैल्यूज मुख्तलिफ, आप इधर इस एग्जांपल में 11 देख रहे हैं, तो वो आपकी केनाइन गाइडेंस बेस्ट तब है। लेकिन अगर एक अपराइटेड केनाइन हो, सपोज अगर हम, ये अपराइटेड का मतलब ये है कि अगर लॉन्ग एक्सिस इस एंगल पे होता, और ये प्री मोलर्स भी अपराइटेड बिल्कुल एग्जैक्टली 0 0 होती है इनका, इनमें टिप इनकी जो लॉन्ग एक्सिस है वो स्ट्रेट होता बिल्कुल इस हॉरिजॉन्टल लाइन के 90 डिग्री पे होता, तो उसका जो लेटरल एक्सर्शन है वो टीएमजे के लिहाज से फेवरेबल नहीं है। ठीक हो गया। और ये हमें रिसर्च से पता चला कि जो एंड्रयू ने अपनी रिसर्च में बताया कि अगर आपने टीएमजे के लिहाज से फंक्शनली स्टेबल ऑक्लूजन रखनी है, तो आपने अपने पोस्टीरियर सेगमेंट को टिप रखना है, ताकि आपको लेटरल एक्सर्शन के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, K9 का टिप। अगर हम टिप की वैल्यूज देखें तो एमबीटी में हमारे पास जो है 4 8 8, ये सेंट्रल लैटरल K9, और ये फर्स्ट प्रीमोलर सेकंड प्रीमोलर 6 और 7 में। तो अगर हम एमबीटी में देखें अपर में, तो 8 जो है वो बक्कल सेगमेंट में 8 है। लेकिन अगर हम रॉथ में देखें तो रॉथ में टिप की वैल्यूज जो इंक्रीज हैं, सेंट्रल लेटरल में उसमें 4 था, इसमें 5 है, 8 को 9 कर दिया है। और ये K9 पे टिप एमबीटी में 8 है और रॉथ में 13 है। जो एमबीटी में रॉथ में 13 टिप जो ज्यादा है, ये इसलिए है कि जितना अभी हमने पहले डिस्कस किया कि जितना टिप ज्यादा होता है उतनी K9 गाइडेंस अच्छी होती है। टीएमजे के लिए फंक्शनली जितना टिप क्राउन में ज्यादा होगा K9 में, उतना बेहतर फंक्शनली वो स्टेबल पोजीशन पे होगा। तो जो रॉथ की फिलोसफी है उसमें उसने -13 जो है वो टॉर्क टिप जो है वो ऐड किया हुआ है। 13 जो टिप ऐड किया हुआ है केनाइन में, वो इसलिए कि वो एक अच्छी केनाइन गाइडेंस जो है वो अचीव कर सके। लेकिन अभी हमने डिस्कस कर लिया कि जितना टिप ज्यादा होता है उतना ज्यादा एंकरेज पे बर्डन होता है। तो एमबीटी में ये जो टिप है वो कम किया हुआ है 4 8, और केनाइन का जो सबसे ज्यादा बर्डन है एंकरेज पे उसको कम करके 8 कर दिया। ठीक हो गया। ज्यादा टिप हो तो वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो जो रॉथ के है ब्रैकेट टूथ, वो ज्यादा स्पेस, इतना ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन 1 mm या 1.5 mm की स्पेस रिक्वायरमेंट का फर्क पड़ जाता है। तो अगर आपके किसी केस में सिर्फ स्पेस रिक्वायरमेंट में आपके पास जो है वो इतनी ज़्यादा स्पेस अवेलेबल ना हो, तो फिर आप एमबीटी लगाएंगे। और अगर किसी में आपको टीएमजे के लिहाज से केनाइन गाइडेंस का ज़्यादा आपका फोकस है, तो फिर आप रॉथ लगाएंगे, क्योंकि केनाइन में टिप जो है वो ज़्यादा है, तो वो आपको
केनाइन गाइडेंस अच्छी देगा। अब अगर किसी केस में हमारे पास अपराइटेड या डिस्टली टिप्ड केनाइन है, जिसमें हमने मीजली उसकी रूट को लेके आना है, तो उसके लिए हमारे पर ये फेवरेबल है कि हम एम्बिटी की बजाय रॉथ की लगाएं, क्योंकि रॉथ में 13 जो है वो केनाइन का टिप है। तो डिस्टली टिप केनाइन के लिए ये 13 जो है ये एक तरह की ओवर करेक्शन हो जाती है और ये रूट को मेजली लेके आती है। तो अगर हमारे पास अपराइट केनाइन हो या डिस्टली टिप केनाइन हो, तो उसमें रॉथ ब्रैकेट ज़्यादा फेवरेबल है, क्योंकि उसमें जो केनाइन का हमने टिप ठीक करना है उसमें एम्बिटी में 8 है और रॉथ में 13 है। तो 13 एक तरह का ओवर करेक्शन हो जाती है, जिससे वो बेहतर अचीव हो जाता है। ठीक हो गया। रॉथ में जो केनाइन का टिप है 13, ये जब एक्सप्रेस होता है तो हमारे लिए किनाइन रिलेशन 1 जो है अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये टिप जो है ये एक्सप्रेस ऐसे हो रहा होता है जैसे अभी हमने सीखा कि क्राउन थोड़ा सा मिजली आया। लेकिन जो एम्बिटी में 8 है उसमें जो अचीव करना क्लास 1 के 9 जो है वो ज़्यादा आसान होता है। तो अगर किसी केस में आपका क्लास 1 के 9 अचीव करना स्पेस रिक्वायरमेंट के लिहाज से मुश्किल है, तो आप एम्बिटी यूज़ करें, क्योंकि अगर आपने रॉथ यूज़ की तो इस टिप के साथ आपका के 9 क्लास 1 में अचीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब इसके बाद हम तीसरी की जो है एंड्रयू की, उसमें है करेक्ट क्राउन इंक्लिनेशन। जी, करेक्ट क्राउन इंक्लिनेशन में जो लेबियो लिंगुअल या बको लिंगुअल, अब हम बात करेंगे क्राउन। पहले हम बात कर रहे थे क्राउन के मेजियल और डिस्टल एंगुलेशन, इसको हम क्राउन एंगुलेशन या टिप की बात कर रहे थे। ये हमने बात की रूट की मेजियल और डिस्टल एंगुलेशन। अब हम बात करते हैं रूट की बको लिंगुअल या लेबियो लिंगुअल, जिसको आप कह लें, उस इंक्लिनेशन में। उसमें ये है कि जो इंटीरियर टीथ हैं उनकी एंगुलेशन ऐसे होनी चाहिए कि उनकी जो रूट है वो लिंगुअली हो अपर इंटीरियर्स की। और बात करते हैं लेबियो लिंगुअल इंक्लिनेशन, उसमें इंटीरियर टीथ जो इंसाइजर है उसमें इंटीरियर टीथ इंसाइजर आर एट अ सफिशिएंट एंगुलेशन टू प्रिवेंट ओवर eruption और ओवर eruption। ये जो अपर हैं वो इस एंगुलेशन पे और लोअर इस एंगुलेशन पे होने चाहिए। अगर ये अपर की बको लिंगुअली हमारे पास इस तरह एंगुलेशन होगी और ये लोअर इस तरह है, तो ये अब लोअर सुपरा इरप्ट नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास नॉर्मल ओवरजेट नॉर्मल ओवरबाइट है। लेट्स सपोज अगर हम अपर की इंक्लिनेशन ऐसे कर देते तो अब ये लोअर के लिए कोई भी चीज जो है वो उनको एरप्शन से नहीं रोक रही, तो ये उससे ये सुपरा इरप्ट कर देते हैं। तो इंटीरियरली हमारे पास जो इंटीरियर टीथ हैं उसमें हमारी एंगुलेशन इस तरह होनी चाहिए कि अगर लेट्स सपोज हम देखें रूट हम सेंटर कंसीडर करते हैं बको लिंगुअली जो अपनी बोन का, उस सेंटर से जो अपर इंटीरियर्स हैं उनकी रूट को पैलेटली होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो वो लोअर पैलेटली होंगी तो वो लोअर की सुपरा इरप्शन को रोक सकेंगे, नंबर 1। दूसरा ये है कि जब आपकी इंटीरियर में इंटीरियर एक्सर्शन मूवमेंट होती है कि जब आप लोअर जॉ को आप फॉरवर्ड ला रहे होते हैं, जिसको इंटीरियर गाइडेंस कहते हैं, तो अगर आपने ये किसी पेशेंट में बेस्ट इंटीरियर गाइडेंस अचीव करनी है तो उसके लिए आपके अपर इंसाइजर्स की ये इंक्लिनेशन होनी चाहिए, जिसमें अपर की रूट पैलेटल होनी चाहिए और लोअर इस तरह। एक तो ये इरप्शन को ब्लॉक कर रहे हैं और दूसरा ये आपको बेस्ट जो है वो जब आपका लोअर जो फॉरवर्ड आएगा तो वो आपको स्लाइड करता हुआ बेस्ट इंटीरियर गाइडेंस देगा। तो इंटीरियर गाइडेंस के लिए आपका जो अपर इंटीरियर्स हैं उनकी रूट पैलेटल होनी चाहिए दो चीज़ों के लिए। एक तो लो उससे आपका नॉर्मल ओवरजेट ओवरबाइट होगा, लोअर जो है वो लोअर इंसाइजर सुपरा इरप्ट नहीं करेंगे। और दूसरा आपके पास जो इंटीरियर गाइडेंस है जिसमें आप लोअर जॉ फॉरवर्ड ला रहे होते हैं, तो टीएमजी के लिए ये सबसे बेस्ट है कि अगर अपर की रूट पैलेटल है तो उससे जो आपकी एंगुलेशन अचीव होगी वो आपको इंटीरियर गाइडेंस का जो एक प्लेन एंगल देगा, ये प्लेन रेफरेंस प्लेन जो बनेगा इसमें लोअर टूथ स्लाइड करके लोअर इंसाइजर फॉरवर्ड आते हैं। जब आप लोअर जॉ फॉरवर्ड लेके आते हैं तो ये टीएमजे के लिए सबसे फेवरेबल है। ये है हमारी ग्राउंड इंक्लिनेशन इंटीरियर्स की। और जो पोस्टीरियर्स हैं उन सब में अब ये जो अपर इंटीरियर 4 दांत थे जिनमें पैलेटल उनकी रूट होनी चाहिए, बको लिंगुअली अगर हम
सेंटर देखे बोन का तो उससे थोड़ी सी पैलेटल होनी चाहिए अपर फोर इंटीरियर्स। इसके अलावा जितने भी बाकी हमारे पास दांत है सब में जो रूट है वो बक्कल होती है। ठीक हो गया। अभी हम टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए आपकी जो बकल और लिंगुअल जो रूट की मूवमेंट है उसके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, ये मेरे पास साइन कन्वेंशन खुला हुआ है कि हम कैसे जो है वो हम साइंस देते हैं मुख्तलिफ मूवमेंट्स को। इसमें है कि अगर बकल फोर्स हो या लेबियल फोर्स हो तो वो पॉजिटिव फोर्स होती है, मीजियल फोर्स भी पॉजिटिव फोर्स होती है। ठीक हो गया। और अगर ये अपर ये क्राउन है, अगर इन पे जो मोमेंट लगे, अगर इन पे अपर क्राउन पे बक्कल मोमेंट हो जैसे ये बना हुआ है तो वो पॉजिटिव होता है। ठीक हो गया। और लोअर पे भी जो क्राउन बकली क्राउन पे मोमेंट मोमेंट लग रहा होता है उसको हम पॉजिटिव देते हैं। इसी तरह जो ये वाला है कि अगर क्राउन के ऊपर लिंगुअल मोमेंट लगे उसको नेगेटिव कहते हैं। ये हम इस लिहाज से हम फोर्सेस को और मोमेंट को पॉजिटिव या नेगेटिव जो है वो हम अपनी टर्मिनोलॉजी देते हैं कि अगर क्राउन के ऊपर लेबियल या बक्कल मोमेंट लग रहा हो तो उसको हम पॉजिटिव मोमेंट कहते हैं। और अगर जो अपना क्राउन पे और जो मोमेंट लग रहा हो वो लिंगुअल मूवमेंट करवाए तो फिर हम उसको नेगेटिव जो है वो मूवमेंट कहते हैं। ये हमारी एक साइन कन्वेंशन है। इसके बाद अगर हम बायोमैकेनिक्स ऑफ टॉर्क देखें तो उसमें रूट मूवमेंट अचीव की जाती है और क्राउन को स्टेशनरी रखा जाता है। ठीक हो गया। सेंटर ऑफ रोटेशन जो होता है वो इंसाइजल एज पे होता है। हमने रूट मूवमेंट करानी है, हमने क्राउन को स्टेबल रखना है और सेंटर ऑफ रोटेशन जो है वो इंसाइजल एज एज पे होता है। हमने अभी सीखा कि हमने इंसाइजल एज पे सेंटर ऑफ रोटेशन होगा, क्राउन को हमने स्टेबल रखना है। अभी हमने देखा कि जो आप मोमेंट जो है वो क्राउन को लेबियल डायरेक्शन पे लगे वो पॉजिटिव होता है। सपोज अगर हम इस टूथ के ऊपर अगर हम जो मैकेनिकली हम टॉर्क अचीव करते हैं उसमें होता क्या है कि क्राउन के ऊपर एक लेबियल जो है वो मोमेंट जो है वो अप्लाई किया जाता है। ठीक है। जब हम लेबियल मोमेंट लगाते हैं इस डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन में जब हम इस टूथ के ऊपर मोमेंट लगाएंगे और हमने उसके बाद क्राउन को स्टेबल रखा हुआ है, क्राउन स्टेबल है, क्राउन के ऊपर मूवमेंट जो है वो अप्लाई होता है। सेंटर ऑफ रोटेशन जो है वो इंसाइजल एज होता है जिससे हमारी रूट जो है वो पैरेटली जाती है। ठीक हो गया। सेंटर ऑफ रोटेशन इंसाइजल एज है, इसके ऊपर हमने ये लेबियल क्राउन मूवमेंट लगाया, अप्लाई किया और क्राउन को स्टेबल रखा। जब हमने लेबियल क्राउन मूवमेंट जो अब हम पहले अभी सीख चुके हैं कि लेबियल क्राउन मूवमेंट जो होता है उसको पॉजिटिव कहते हैं। तो जब हमने पॉजिटिव मूवमेंट लगाया क्राउन के ऊपर तो और उसके बाद क्राउन की मूवमेंट को हमने स्टेबल रखा तो रूट की मूवमेंट हुई पैलेटल डायरेक्शन में। तो अब टॉर्क की क्या टर्मिनोलॉजी हुई कि लेबियल क्राउन मूवमेंट, ठीक है, या पॉजिटिव मोमेंट जो हमने अभी पढ़ा, या रूट की पैलेटल मूवमेंट, ये तीनों चीजें एक ही हैं। ठीक हो गया। ये लेबियल क्राउन मूवमेंट जिसको कुछ जगह लिटरेचर में लेबियल क्राउन टॉर्क भी लिखा हुआ है, लेबियल क्राउन टॉर्क या पॉजिटिव। पॉजिटिव क्योंकि हम अभी सीख के आए हैं कि जो भी ये हमारा साइन कन्वेंशन है कि जो भी क्राउन के ऊपर लेबियल डायरेक्शन में मूवमेंट लग रहा है उसको हम पॉजिटिव कहते हैं। तो लेबियल क्राउन मूवमेंट या लेबियल क्राउन टॉर्क या जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव मोमेंट या पॉजिटिव टॉर्क, और या इसके नतीजे में जो चीज हम अचीव करते हैं कि रूट जो है वो पैलेटली जाती, इन तीनों की टर्मिनोलॉजी जो है वो सेम है। हुआ क्या, लेबियल क्राउन मोमेंट लगा जिसको लेबियल क्राउन टॉर्क भी कुछ लिटरेचर में लिखा हो, जिसको हम पॉजिटिव टॉर्क भी कहते हैं। और उससे इन तीनों चीजों से हमने अचीव क्या किया, पैलेटल रूट मूवमेंट। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि जो पॉजिटिव टॉर्क का मतलब है
पॉजिटिव टॉर्क का मतलब है क्राउन के ऊपर लेबियल डायरेक्शन में मोमेंट लगा, या क्राउन लेबियल टॉर्क पॉजिटिव टॉर्क है, और इसके नतीजे में पैलेटल साइड पे रूट मूवमेंट होती है। ठीक हो गया। इससे अभी हमारी क्लियर होनी चाहिए टर्मिनोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग। ये हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या किया कि हमने इस दांत के ऊपर सपोज लिंगुअल क्राउन टॉर्क लगाया, हमने लिंगुअल क्राउन मूवमेंट लगाया। अभी हम पढ़ के आए हैं कि जो लिंगुअल क्राउन मूवमेंट होता है उसको नेगेटिव कहते हैं। जब हमने नेगेटिव मूवमेंट लगाया, सेंटर ऑफ रोटेशन हमारा इंसाइजल एज पे है, क्राउन को हमने स्टेबल रखा, तो हुआ क्या कि हमारी जब ये मूवमेंट लग रहा है उससे हमारी रूट मूवमेंट जो है वो बक्कल साइड पे हुई। ठीक हुआ। तो तीन चीजें हैं, लिंगुअल क्राउन मूवमेंट, या लिंगुअल क्राउन टॉर्क कुछ बुक्स में जो लिखा हुआ, या नेगेटिव मोमेंट या नेगेटिव टॉर्क। ठीक हो गया। और इसके नतीजे में हुआ क्या कि रूट जो है वो बकली आई। तो ये चारों चीजें सेम है। ठीक है। तो अब ये हमारी यहाँ से टर्मिनोलॉजी है वो क्लियर हो चुकी। अब ये स्ट्रेट वायर में हम अप्लाई कैसे करते हैं। स्ट्रेट वायर के अंदर पहले तो ये स्टैंडर्ड या जीरो टॉर्क ब्रैकेट है जिसमें ये ब्रैकेट लगती थी, और आप मैनुअली वायर बेंडिंग से हर टूथ पे ये अप्लाई करते थे। लेकिन अब ये जो स्ट्रेट वायर अप्लायंस है उसमें ये ब्रैकेट की डिफरेंशियल थिकनेस से वो जो बेंड था वो हमने टॉर्क ब्रैकेट के अंदर ऐड कर दिया। जैसे इसमें -30 टॉर्क हमने एग्जांपल के ऊपर लगाया हुआ है। अब -30 का मतलब क्या है। माइनस का मतलब है हमने अभी सीखा कि लिंगुअल क्राउन मोमेंट या लिंगुअल क्राउन टॉर्क -30, और जिससे हुआ क्या कि बक्कल रूट मूवमेंट। ठीक है। तो ये चारों चीजें सेम है। जहां भी लिटरेचर में बक्कल रूट टॉर्क को लिंगुअल क्राउन मोमेंट हो, या लिखा हो लिंगुअल क्राउन टॉर्क, या माइनस टॉर्क की कोई भी -2, 3, 4 वैल्यू लिखी हुई, इन चारों चीजों का एक ही मतलब है कि रूट जो है वो बकली है। तो जो अगर हम टॉर्क की वैल्यूज देखें तो एमबीटी में ये सेंट्रल लैटरल केनाइन, और ये फर्स्ट प्री मोलर सेकंड, और ये फर्स्ट मोलर सेकंड मोलर। तो जो एमबीटी में +17 और +10 हमारे पास टॉर्क है सेंट्रल्स का। पॉजिटिव का आपने अभी सीखा है कि पॉजिटिव का क्या मतलब है। पॉजिटिव का मतलब है कि क्राउन के ऊपर लेबियल मूवमेंट लग रहा है, या लेबियल क्राउन टॉर्क है, जिससे क्या हो रहा है कि रूट जो है वो पैलेटल जा रही है। ठीक है। तो इस 17 और 10 का मतलब है कि रूट पैलेटल है। ठीक है। और रॉथ में ये वैल्यू हमारे पास कम है। रॉथ में 12 और 8 है। ठीक हो गया। तो जिस केस में हमारे पास जैसे डिप टू के केसेस हैं जिनमें रूट जो होती है वो बकली होती है, और हमने काफी ज्यादा उसकी मूवमेंट करवा के उसको पैलेटली लेके जाना होता है, तो उसके लिए हमारे पास एमबीटी ज्यादा फेवरेबल है। क्योंकि ये जो इसकी 17 और 10 की वैल्यू है ये एक तरह की ओवर करेक्शन हो जाती है। ठीक हो गया। ये एक ओवर करेक्शन हो जाती है जिससे हम बेहतर अचीव कर सकते हैं। और रॉथ में हमारे पास जो है वो टिप की वैल्यू टॉर्क की वैल्यू उससे कम है। लेकिन अगर किसी केस में जैसे क्लास 2D1 में अपर इंसाइजर एसन जो है ज्यादा हो, 120 हो, 125 हो, जिसका मतलब ये है कि क्राउन आपका बहुत ज्यादा टिप्ड है बकली, और आप रूट करेक्ट पोजीशन पे है, और आपने सिर्फ क्राउन को जो है वो टिप करवाना है। जब आप टिप करवाएंगे तो आपका अपर इंसाइजर एसन 125 से वो वापस 107 की नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। तो उसमें आप रॉथ की ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं क्योंकि रूट तो पहले ही करेक्ट पोजीशन पे है। उसमें जो क्लास 2D1 है उसमें एमबीटी यूज करने का ऐसा कोई फर्क नहीं है, सिर्फ अपर सेंट्रल्स के टॉर्क के लिहाज से। क्योंकि अगर किसी केस में टॉर्क पहले ही करेक्ट है तो उसमें ये जो टॉर्क में डिफरेंस है इन दो ब्रैकेट सेट में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया। इसके अलावा जो केनाइन का टॉर्क है वो एमबीटी में -7 है, और ये रॉथ में -2 है। एमबीटी में बेसिकली तीन तरह के सेट आते हैं टॉर्क जो केनाइन का, जिसमें -7 है, 0 है, और +7 है। 0 का मतलब है न्यूट्रल टॉर्क है, कोई उसमें रूट की मूवमेंट वो अचीव नहीं करेगा।
-7 का मतलब ये है कि उसकी रूट जो है वो बखली जाएगी, और +7 का मतलब ये है कि रूट जो है वो पैलेटली जाएगी। ये एमबीटी का एक तरह का फायदा है कि हमारे पास 3 वैरायटी में एमबीटी सेट होते हैं। हम अपने केस के अकॉर्डिंग, जिस केस में सपोज बकली इरप्टेड केनाइज होते हैं और उसमें हम चाहते हैं कि उस पे और जो है वो बकल रूट मूवमेंट ना हो केनाइन की, तो हम उसमें +7 एमबीटी का +7 सेट यूज करते हैं। उससे क्या होता है कि वो जो बकली इरप्ट होके उसकी रूट बकल थी, तो +7 उसको वापस अपनी न्यूट्रल जगह पे लेके आता है, ठीक है। या हम 0 भी यूज कर लेते हैं अगर हमने अपने केनाइन के, तो जो केनाइन के लिहाज से केनाइन की रूट जो पैलेटली इम्पैक्टेड केनाइन हो, जिसमें रूट पैलेटल है और हमने उसको काफी बक्कल लेके आना है, उसमें हमारे पास फेवरेबल है कि हम एमबीटी का -7 यूज करें, जो कि -7 उसको एक तरह से ओवर करेक्शन हो जाता है, जो उसको पैलेटल से बकल की तरफ लेके आता है, ठीक हो गया। और अगर बकली रप्टेड केनाइन है तो उसमें हम उसकी, क्योंकि बकल रूट ज्यादा होती है, प्रोमिनेंस होती है, कि एक दफा क्लिनिकल क्राउन की हाइट ज्यादा होगी, ठीक है, तो हम चाहते हैं, और जिंजवल रिसेशन और रूट बड़ी प्रोमिनेंट फील हो रही होती है आपको बक्कल वेस्ट व्यू में, जिसमें टॉर्क की प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर उसके ऊपर आप रॉथ की -2 की ब्रैकेट लगा दें या एम्बिटी की -7 की लगा दें, तो ये उसके टॉर्क को और ज्यादा वर्स कर देगा। इन केसेस में हमारे पास एम रॉथ में तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है -2 में, लेकिन एम्बिटी का ये फायदा है कि हमारे पास 3 ऑप्शन है, -7 है, 0 है, या +7 है। तो हम केनाइन की रूट की पोजीशन के लिहाज से, उसके लिहाज से जो मूवमेंट, अगर केनाइन की पहले रूट जो है वो पैलेटल है, ठीक है, अगर वो पैलेटली इरप्टेड है तो फिर हम -7 लगाएंगे, अगर वो बकली इरप्टेड है तो +7 लगाएंगे, और अगर वो नॉर्मल है तो हम 0 लगाएंगे। तो ये एम्पिटी में हमारे पास 3 वैरायटीज हम K9 के टॉर्क के लिहाज से हम लगा सकते हैं। रॉथ में हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है, हमारे पास -2 की अवेलेबल है, ठीक हो गया। और इसी तरह पोस्टीरियर का टॉर्क दोनों में सेम। इसी तरह अगर हम लोअर में देखें, तो लोअर का जो एम्बिटी में है -6 है, सेंट्रल और दोनों सेंट्रल लेटरल का एम्बिटी का -6 है, रॉथ का -1 है। -6 का मतलब ये है कि रूट जो है वो बक्कल है, और -1 का भी मतलब है रूट बक्कल है, लेकिन -6 जो है वो एग्जैजरेटेड है। ये इसलिए है कि अगर सपोज किसी केस में आप अपर 4/4 एक्सट्रैक्शन का केस है या अपर डिस्टलाइजेशन का केस है, लोअर नॉन एक्स का केस है, और लोअर की जो है आईएमपीए नॉर्मल है, और आप नहीं चाहते कि वो आपका आईएमपीए ज्यादा हो जाए और लोअर इंसाइजर आपके बकली फ्लेयर कर जाए, जिससे आपका ओवरजेट जो है वो ओवरजेट लोअर इंसाइजर की लेबियल मूवमेंट से खत्म हो जाएगा। और लोअर इंसाइजर की लेबियल मूवमेंट जो है वो अनस्टेबल मूवमेंट है, तो वो रिलैप्स भी बाद में करती है। अब इस चीज जो लोअर इंसाइजर्स की लेबियल फ्लेयरिंग है, इसको रोकने के लिए उसमें एम्बिटी की ब्रैकेट में -7 -6 का टॉर्क ऐड कर दिया, ताकि जो जैसे ही हम हैवी वायर यूज करें तो उसका टॉर्क -6 एक्सप्रेस करके उसकी रूट को बकल लिया, और ग्राउंड उधर ही रहे, या थोड़ा सा लिंगुअल मूवमेंट जो क्लिनिकली अचीव होती है, तो उससे हमारा जो ओवरजेट है वो सारे का सारा हम अपर इंसाइजर की रिट्रैक्शन से जो है वो खत्म करते हैं। तो ऐसे केसेस जिसमें हम लोअर इंसाइजर का आईएमपी हम चाहते हैं कि और वर्स ना हो, उनमें भी एमबीटी यूज करनी चाहिए, क्योंकि माइनस टॉर्क है, -6 टॉर्क जो है ये एक्सप्रेस होगा और उनको मजीद क्लियर नहीं होने देगा। ऐसे केस कौन से हैं? लोअर इंसाइजर, लोअर जो नॉन एक्सट्रैक्शन केस होते हैं, जिनमें माइल्ड क्राउडिंग होती है या मॉडरेट क्राउडिंग होती है। लेकिन अगर लोअर के जो इंसाइजर्स हैं उनकी अगर हम -6 उन पे बक्कल रूट टॉर्क एक्सप्रेस करवा रहे हैं, तो उस बकली आपने देखना है कि अटैच जिंजुआ और बोन की क्वालिटी कैसी। बड़े सारे केसेस में लोअर इंसाइजर्स के जो बकली बोन की क्वालिटी है या अटैच जिंजुआ की क्वालिटी वो इतनी अच्छी नहीं होती। अगर उन केसेस में आप एम्बिटी की ब्रैकेट लगा दें, तो वो -6 जब एक्सप्रेस होगा तो वो आपके लोअर इंसाइजर की पेरियोडोंटल हेल्थ को और ज्यादा डैमेज करेगा। तो ऐसे केसेस जिनमें लोअर इंसाइजर्स में आपका लोअर इंसाइजर के लेबियल सरफेस पे अटैच जिंजुआ की क्वालिटी अच्छी ना हो,
या आपका बोन की क्वालिटी अच्छी ना हो या पेरियोडोंटल हेल्थ की क्वालिटी ना अच्छी हो, तो उनमें आपने रॉथ की ब्रैकेट यूज करनी है। लेकिन अगर अटैच जिंजवा की अच्छी क्वालिटी हो, ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि आप किस तरह का केस है कि आप चाह रहे हैं कि लोअर जो है, लोअर आपका ज्यादा जो है वो फ्लेयर ना करे, तो उसमें आप एम्बिटी यूज करेंगे। तो ये जो दो वैरायटी, दो इंसाइजर के अकॉर्डिंगली आपने डिसाइड करना है कि आपने एम्बिटी का सेट यूज करना है या रॉक का सेट यूज करना है।